हर साल लाखों लोग यूपीएससी के लिए अपीयर करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? कुछ 800 और 1000 लोगों का होता है। लेकिन मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ लोगों का क्यों होता है? उसका रीजन है एक सही डायरेक्शन और एक सही स्ट्रेटेजी। अगर आपके पास सही डायरेक्शन नहीं है या आपके पास सही स्ट्रेटेजी नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टॉपर बनने में और फेल होने में बस इतना सा फर्क है कि उनके पास एक सही डायरेक्शन होती है और एक सही स्ट्रेटेजी होती है। तो मैं दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं 30 महीने का मास्टर प्लान। उसमें हम प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी देखेंगे, मेंस की स्ट्रेटेजी देखेंगे कि मेंस में आपको क्या करना है, और इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी देखेंगे। हम देखने की कोशिश करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, हम फेज वाइज देखेंगे। पहले हम फाउंडेशन बिल्डिंग करेंगे, फिर इंटीग्रेटेड करेंगे इन स्टैंडर्ड बुक के साथ, फिर हमें नोट्स कैसे बनाने, हमें रिवाइज कैसे करना है, हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज करना चाहिए, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी 2027 का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी में क्या कमी है, आपको सही डायरेक्शन मिली है या नहीं मिली है, और आप कोई भी जर्नी में हो प्रिपरेशन की, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। तो मैं क्या लेकर आया हूं दोस्तों? मैं लेके आया हूं यूपीएससी 2027। मैं क्या लेके आया हूं? यूपीएससी 2027 का मास्टर प्लान लेके आया हूं। आपको 30 महीने की स्ट्रेटेजी दे रहा हूं। अभी क्या हो रही है दोस्तों? अभी हो रही है अगस्त, और अगस्त से लेके जो 2027 में जो प्रीलिम्स होने वाला है और 2027 में जो अटेम्प्ट लेने वाले हैं, ये मास्टर प्लान उसके लिए कि क्या है दोस्तों? 30 महीने का स्टेट वाइज रोड मैप है फॉर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एक्सीलेंस लेके। तो हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कैसे हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, हम के पहले अटेम्प्ट में क्या करें, हम यूपीएससी क्लियर कर पाएं। तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको पता होगा दोस्तों, मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्या लगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था दोस्तों? सबसे बड़ा चैलेंज था टाइम मैनेजमेंट। टाइम को कैसे मैनेज किया जाए? क्या था? टाइम मैनेजमेंट। टाइम को कैसे मैनेज किया? सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरी लाइफ में यूपीएससी की जर्नी में ये रहा कि टाइम को कैसे मैनेज किया है। और जब यूपीएससी की, ये तो यूपीएससी की जर्नी में था कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की थी, मैं काम कर रहा था नोकिया सॉल्यूशन एंड नेटवर्क में काम कर रहा था। जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोचा तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है इसकी डायरेक्शन और स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए? हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास लैक ऑफ स्ट्रेटेजी होती है। हमें पता ही नहीं होता, हमारे पास कोई रोड मैप नहीं होता। हमें ये तो पता है कि डेस्टिनेशन सामने है, लेकिन उस डेस्टिनेशन पर चल के कैसे जाना है, हमें रास्ता नहीं पता होता है। तो मैं आपको ये रोड मैप देने वाला हूं। एक एक रोड मैं आपको बताऊंगा आपको कौन से रोड पर चलना है, और मैं आपको सीधा रोड देने वाला हूं, कोई उबड़ खाबड़ रोड नहीं होगा, सीधा रोड बताने वाला हूं। बहुत इजी स्ट्रेटेजी है, एवरीवन कैन फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं दोस्तों, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका ये रामबाण साबित हो सकता है। आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। आप में अगर आप सक्षम है यूपीएससी क्लियर करने के, तो आप इस हमारी जो स्ट्रेटेजी है उससे क्लियर कर सकते हैं। आपको जैसे पता होगा क्या किया है, 2 बार तो इंटरव्यू दिया है और 1 बार मेंस लिखा है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये स्ट्रेटेजी बनाई है, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने उससे ये स्ट्रेटेजी बनाई है। तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत रामबाण साबित हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेज 1 की तरफ चलते हैं। हमारा जो स्टेज 1 होगा, क्या होगा दोस्तों? स्टेज 1 होगा फाउंडेशन बिल्डिंग। क्या है स्टेज 1? तो दोस्तों हमारा जो स्टेज 1 है फाउंडेशन बिल्डिंग है। और हमारा स्टेज 1 कब से कब तक चलेगा? हमारा स्टेज 1 चलेगा
अभी क्या चल रहा है, स्टेज 1 कब से चलेगा, अगस्त 2025 और दिसंबर 2025 तक चलेगा। हम इसमें करने क्या वाले हैं, हम इसमें फाउंडेशन बनाने वाले हैं। दोस्तों आपको जैसे पता होगा, अगर आपको मालूम होगा, जब आप कोई घर बनाते हैं, जब आप कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है कि आप जो घर बना रहे हैं उसकी नींव को स्ट्रॉन्ग कराते हैं, आप नींव स्ट्रॉन्ग करते हैं। उससे क्या होता है, जब नींव स्ट्रॉन्ग होती है, जो स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, जो घर आप बनाते हैं, वो बहुत मजबूत होता है। तो इसलिए ऐसे ही अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अब फाउंडेशन कैसे बनेगा दोस्तों, फाउंडेशन कैसे बनेगा, फाउंडेशन बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना क्या है और हमें कैसे पढ़ना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। आपको क्या करना चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आपको सिलेबस कैसे पढ़ना है दोस्तों, आपको जो सिलेबस है लाइन टू लाइन पढ़ना है। क्या करना है, आपको सिलेबस जो है दोस्तों लाइन टू लाइन पढ़ना है। किस किस का सिलेबस, आपको ये पता होना चाहिए जीएस पेपर 1 का क्या सिलेबस है, जीएस पेपर 2 का क्या सिलेबस है, जीएस पेपर 3 का क्या सिलेबस है और जीएस पेपर 4 का क्या सिलेबस है। इन चारों का सिलेबस आपको क्या है दोस्तों, लाइन टू लाइन। आप तो पढ़ेंगे तो लाइन टू लाइन, लेकिन आपको जो ऐसे रटा होना चाहिए। अगर बाय चांस आपसे कोई पूछ ले कि जीएस पेपर 1 के सिलेबस में पहली लाइन में क्या लिखा है, जीएस पेपर 1 के सिलेबस में फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है दोस्तों, तो आप क्या जवाब देंगे। अगर आपने वो सिलेबस रटा होगा तो आप तुरंत बताएंगे कि जीएस पेपर 1 के सिलेबस में पहली लाइन ये है। अगर आपसे पूछे कि जीएस पेपर 3 के क्या कहते हैं इकोनॉमी के पार्ट में कौन कौन से टॉपिक है, तो आप इमीडिएटली बता देंगे अगर आपने रटा होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें हेल्प क्या मिलेगी, इससे हमें हेल्प क्या मिलेगी, इससे हमें हेल्प मिलेगी जब भी हम कोई स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे या हम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। एज्यूम कर लिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर आपको जीएस पेपर 1 का सिलेबस पता है तो आप तुरंत क्या करेंगे, सिलेबस से लिंक कर देंगे। तो जब आप सिलेबस से लिंक कर देंगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा, आप टाइम को बहुत मैनेज कर पाएंगे। आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आप वही पढ़ेंगे जो सिलेबस में डिफाइन किया गया है पीएससी ने, आप वही पढ़ेंगे। तो सिलेबस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हम वो पढ़ेंगे जो सिलेबस में डिफाइन किया हुआ है, इधर उधर का पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आप अपने सिलेबस को लाइन टू लाइन पढ़ें। और सिलेबस क्या, ये तो जीएस पेपर बात हो गई। अगर आपका जो इंटरेस्ट है, आप जो ऑप्शनल चूज करते हैं, तो उसका भी सिलेबस आपको लाइन टू लाइन रटा होना चाहिए। दोस्तों जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था तो मैं क्या करता था, एक तो सिलेबस को रटना और दूसरी चीज़ जहाँ भी आपका पढ़ने की जगह हो, जहाँ भी आपकी टेबल हो, तो वहाँ पर क्या है, आपको जीएस पेपर 1 का अलग सिलेबस लगाना है, जीएस पेपर 2 का अलग सिलेबस लगाना है, जीएस पेपर 3 का अलग सिलेबस लगाना है और जो जीएस पेपर 4 का अलग सिलेबस लगाना है। और डेली जब आप सुबह उठें, न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको यूपीएससी के सिलेबस को रीड करना है। आखिर यूपीएससी का सिलेबस क्या है, तो आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग करनी है, सिलेबस को आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहला, जब आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करने जाएं तो जब आपको पता ही नहीं होगा दोस्तों, जैसे अर्जुन को पता था कि सामने मछली है, अर्जुन को पता था कि सामने मछली है और उसकी आंख पर निशाना लगाना है। अगर उसको पता ही नहीं होता कि निशाना कहाँ लगाना है, तो निशाना इधर भी लग सकता था, इधर भी लग सकता था और बीच में भी लग सकता था, लेकिन उसको पता था उसका निशाना, उसका जो फोकस था दोस्तों वो कहाँ पे था, वो मछली की आंख पर था। तो उसने जो निशाना लगाया वो मछली की आंख पर लगाया। तो आप भी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए आपको टारगेट क्या करना है। अब टारगेट कैसे पता होगा, जब तक आपको पता नहीं होगा कि टारगेट किन चीज़ों पे करना है। तो सिलेबस हमें क्या करता है, सिलेबस हमें बताने की कोशिश करता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। सिलेबस क्या करता है दोस्तों, सिलेबस बताता है व्हाट टू रीड, सिलेबस हमें बताता है व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड। तो सिलेबस जो होता है दोस्तों हमारे लिए एक मिरर की तरह होता है कि आपको सब कुछ साफ साफ दिखता है कि हमें सामने क्या दिख रहा है, हमें वही पढ़ना है। तो आगे बढ़ें और सबसे
अब ये तो हो गया कि सिलेबस आपको ऐसे का सिलेबस पता होना चाहिए, इंटरव्यू का सिलेबस पता होना चाहिए, ऑप्शनल का सिलेबस पता होना चाहिए और आपको प्रीलिम्स का भी सिलेबस पता होनी है। तो सारी ये तो बात हो गई सिलेबस पे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपको ये कैसे पता चलेगा कि आखिर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी का प्रीलिम्स में कैसा ट्रेंड रहता है, यूपीएससी का मेंस में कैसा ट्रेंड रहता है, यूपीएससी इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछती है, सारी चीजें दोस्तों आपको ये पता कैसे चलेगी? आपको पता ऐसे चलेगी कि आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फाउंडेशन बिल्डिंग में जो है दोस्तों, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पीवाईक्यूज। आपको क्या करना है दोस्तों, जो लास्ट 10 ईयर के प्रीलिम्स के और जो मेंस के क्वेश्चन हैं आपको उनको एनालाइज करना है और उसको समझने की कोशिश करना है। कौन से टॉपिक जो है यूपीएससी के फेवरेट रहे, कौन से टॉपिक यूपीएससी ने कम पूछे, और आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री से यूपीएससी कितने क्वेश्चन पूछता है, इन्वायरमेंट से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सारी चीजें दोस्तों आपको एनालाइज करनी है बिफोर गो टू द एनसीईआरटी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपका पैटर्न कैसा है, यूपीएससी के एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है और उनके पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है। और मैंने जैसे बताया दोस्तों आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नोट रिकरिंग टॉपिक्स, आपको एक नोटबुक लेनी है और उस पर क्या करने, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें यूपीएससी लास्ट 10 ईयर में क्या कर रही है, क्वेश्चन को रिपीट कर रही है उस टॉपिक से। सेम क्वेश्चंस तो नहीं हो सकते दोस्तों, यूपीएससी का ये तरीका कभी नहीं रहा है कि सेम क्वेश्चन पूछे। यूपीएससी जो फोकस करती है वो फैक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करती है। यूपीएससी जो फोकस करती है दोस्तों किस पर करती है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी। किस पर फोकस करती है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी पर करती है। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, जो टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं, जो टॉपिक मैनी टाइम पूछे जा रहे हैं बाय द यूपीएससी, तो उनको क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है रिकरिंग टॉपिक पर। और ये जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको बताते हैं कि यूपीएससी के क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रही है उनका पैटर्न कैसा है दोस्तों, ये बताते हैं। तो इसलिए हमें एनालाइज क्या करना है, हमें एनालाइज करना है दोस्तों लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स एंड मेंस। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम फाउंडेशन बिल्डिंग का जो सेकंड पड़ाव है, फाउंडेशन बिल्डिंग का जो सेकंड पड़ाव है हम वो समझने की कोशिश करते हैं। हमने सिलेबस को समझ लिया और हमने पीवाईक्यू को एनालाइज कर लिया। अब हमने सिलेबस और पीवाईक्यू को एनालाइज किया, अब हम स्टार्ट कैसे करें, अब हम पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करें। हमने ये समझ लिया हमें ये टॉपिक हैं, हमने ये समझ लिया ये टॉपिक हैं, ये टॉपिक हैं, ये टॉपिक हैं। और दोस्तों क्या है, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया कि पैटर्न कैसा होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, हमें पढ़ना शुरू कैसे करना है। हमें जो शुरू करना है, हमें जो अपना फाउंडेशन बिल्डिंग करनी है, फाउंडेशन जो बिल्डिंग बनानी है, हमें जो अपनी नींव को तैयार करना है, सबसे पहले हमें अपनी जो नींव को तैयार करना है उसके लिए क्या है दोस्तों, हमें पहले ईंट की जरूरत पड़ेगी अपनी। अब हम ईंट क्या हो सकती है, पहली ईंट क्या होगी दोस्तों, अब हमने ये अपनी नींव बना ली। अब नींव के ऊपर क्या करना है दोस्तों, पहली ईंट रखनी है। तो पहली ईंट क्या है यूपीएससी की जर्नी में, पहली ईंट जो है दोस्तों क्या है, पहली ईंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूपीएससी की जर्नी में, वो आपका फाउंडेशन बनाती है। लेकिन कुछ एनसीईआरटी से क्या होता है, डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, यूपीएससी क्या करेगी, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगी एनसीईआरटी से। तो मैं बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी कैसे और कौन कौन से सोर्सेस लेने, क्या हमें 6 to 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है दोस्तों, क्या हमें न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है, या हमें 1 to 1 एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें 2 to 2 एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें 3 to 3 एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें 4 to 4 एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें 5 to 5 एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें 6 to 6 एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें 7 to 7 एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें 8 to 8 एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें 9 to 9 एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें 10 to 10 एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें 11 to 11 एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें 12 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें 13 to 13 एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें 14 to 14 एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें 15 to 15 एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें 16 to 16 एनसीई
क्या कहे, थोड़ा डेप्थ में जाके एनसीईआरटी पढ़नी है। सारे क्वेश्चन का जवाब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ये हम एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में, ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ दोस्तों जो 2027 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, जो 2027 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनके लिए ये 30 मंथ का जो है स्ट्रेटेजी है। कब की? 30 मंथ की जो स्ट्रेटेजी है वो हम बताने जा रहे हैं। हमारे जो कुछ बच्चे हैं जो 2027 में अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो बोलते हैं सर वो 2027 के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, हम 2027 के लिए क्या प्रिपेयर करें और कैसे प्रिपेयर करें, हमें प्लीज़ बताइए। तो उनके लिए ये मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे, एनसीईआरटी के सोर्सेस क्या होंगे। तो सबसे पहला जो है दोस्तों, हम कहते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं। जैसे दोस्तों मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, मैंने जब हिस्ट्री ऑप्शनल था तो मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था हिस्ट्री ऑप्शनल में, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको यूपीएससी के लिए हिस्ट्री को पढ़ना कैसे यूपीएससी को हिस्ट्री के लिए मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है दोस्तों, ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है। आपको जो ओल्ड एनसीईआरटी है, आर.एस. शर्मा की जो एंशियंट इंडिया के लिए एनसीईआरटी आती है, आपको उसको पढ़ना है। और एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका क्या है, या हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका क्या है? क्या हमें समरी पढ़नी है उसकी, क्या हमें क्रोनोलॉजी से पढ़ना है हिस्ट्री को, या हमें सिर्फ देखना है कि फैक्ट्स देखने? नहीं दोस्तों, आपको हिस्ट्री पढ़नी कैसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आगे आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री को पढ़ना कैसे होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस से पढ़ना होता है, इवेंट से पढ़ना होता है, सिग्निफिकेंस देखनी होती है। सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं पेपर 1 में, जब जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री को देखेंगे कैसे कवर किया जाए। अभी आप क्या है दोस्तों, हिस्ट्री को किससे पढ़ें, एंशियंट को आर.एस. शर्मा से पढ़ें। और इसकी जो रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग जो होनी चाहिए वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आप जो है एक एक लाइन पढ़ें, एक लाइन में क्या रखा है। और सबसे पहले आपको जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए। आपको रटना नहीं है वो सब्जेक्ट, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए। अगर हम मिडिवल इंडिया की बात करें, मिडिवल इंडिया में कौन सी एनसीईआरटी है? वैसे जो मैंने फॉलो की थी मिडिवल इंडिया के लिए वो दोस्तों, वो तमिलनाडु की क्या आती थी, तमिलनाडु की 11th क्लास की बुक है, तमिलनाडु की 11th क्लास की बुक है। बहुत अच्छी बुक है तमिलनाडु की एनसीईआरटी की, जो क्या करती है, जो मिडिवल इंडिया है उसको क्या करती है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती है। तो उसमें मुगल्स के बारे में भी, सल्तनत के बारे में भी सारी चीज़ें उसमें अच्छे से क्या की गई हैं, अच्छे से समझाई गई हैं। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते तो एक एनसीईआरटी आती है, ओल्ड एनसीईआरटी है, सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी आती है, आप वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। उसमें भी अच्छे से समझाया गया है कि मुग़ल इंडिया के बारे में, सल्तनत के बारे में, सल्तनत कब से कब तक थी, और क्या कहते हैं मुग़ल इंडिया का क्या रोल रहा, और मुग़ल इंडिया का कल्चर कैसा था, उनका जो भी यूपीएससी से रिलेटेड चीज़ें वो उसमें समझाने की कोशिश की है। तो क्या है, समझाने की। और एक 11th क्लास की और एक बुक है। आपको जैसे पता होगा दोस्तों, यूपीएससी का जो मेंस में सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, हम प्रीलिम्स की भी कह सकते हैं, वो है आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर को कैसे कवर करना है, जो एनसीईआरटी जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी आती है, उसका क्या नाम है दोस्तों, फाइन एंड आर्ट। क्या आप फाइन एंड आर्ट को देख सकते हैं, जो क्लास 11th की है, उसमें बताया गया है कि जो आर्ट एंड कल्चर है वो कैसे फ्लरिश हुआ, कैसे डेवलप हुआ, सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई हैं दोस्तों। तो आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी को ऐसे कवर कर सकते हैं। और आपको एनसीईआरटी पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं देना है दोस्तों। आपको लगता है कि 4 महीने 5 महीने आप एनसीईआरटी को ही दिए जा रहे हैं, नहीं, आपको बहुत कम टाइम लेना है। ये जो फाउंडेशन बिल्डिंग हो रही है दोस्तों, मैं ये जो बता रहा हूँ फाउंडेशन बिल्डिंग, आपको अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपको फाउंडेशन बिल्डिंग करनी है। कब से? अगस्त से लेकर दिसंबर। अभी अगस्त चल रहा है और दिसंबर तक आपको क्या करना है, सारी एनसीईआरटी को फिनिश करना है। दिसंबर तक आपको सारी एनसीईआरटी पढ़नी है दोस्तों।
आप दिसंबर से आगे आप एनसीईआरटी को छू नहीं सकते। आपको क्या करना है, दिसंबर तक अंडरस्टैंडिंग बिठानी है। ये आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ज्योग्राफी में हमें कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। ज्योग्राफी के अंदर हमें कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन कौन सी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी है, तो दोस्तों हमें ज्योग्राफी की 6 to 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी है। किसकी, जो 6 to 12 है, और वो न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। तो 6 to 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें जीसी लिविंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जीसी लिविंग को पढ़ना है। तो जितनी भी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हैं वो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 6 to 12 तक। और दोस्तों क्या है, जो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी होती हैं उसमें यूपीएससी क्या करती है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछती है। तो आप ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उनको बिल्कुल मिस में नहीं कर सकते दोस्तों। तो आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी है। और अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी हमें कैसे पढ़नी है। पॉलिटी बहुत इम्पोर्टेंट, क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब जैसे मैं क्या करता था दोस्तों, मुझे लगता था पॉलिटी इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट इन यूपीएससी प्रिपरेशन, बट पॉलिटी जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा मिक्स होता है। आप एग्जाम से पहले मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करेंगे इसको तो क्या होगा, आपका पॉलिटी जो है मिक्स होना शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, इसलिए 9 to 12 पॉलिटिकल जो साइंस की एनसीईआरटी है वो आपको पढ़नी है। जो 9 से जो 12 तक जो एनसीईआरटी है वो सारी पढ़नी है। इकोनॉमी की बात करें दोस्तों, इकोनॉमी के लिए आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, इकोनॉमी के लिए आप 9 to जो 12th एनसीईआरटी है वो आपको पढ़नी है। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट को कैसे कवर करें, इन्वायरमेंट के लिए आपको क्लास 6 से 12 तक साइंस की बुक पढ़नी है। क्लास 11th में क्या करना है, आपको बायोलॉजी पढ़नी है। क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़नी है जिसमें इकोलॉजी वाला पार्ट होगा, जिसमें क्या होगा, इकोलॉजी वाला पार्ट होगा, उसको वो पढ़ना है। और दोस्तों जो एनसीईआरटी की जो ईवीएस है वो आपको पढ़ना है। अगर हम साइंस की बात करें, आपको साइंस में क्या पढ़ना होगा, साइंस में 6 to 10 तक जो जनरल साइंस है एनसीईआरटी, इसके अंदर क्या करना है, जो 6 to 10 की एनसीईआरटी है जनरल साइंस की वो दोस्तों आपको पढ़नी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने एनसीईआरटी को देख लिया कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे, एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे, हमने ये समझने की कोशिश की है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बात करते हैं, करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें। जैसा दोस्तों आपको पता होगा करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है यूपीएससी के एग्जाम में। 70% क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द करंट अफेयर इन यूपीएससी एग्जाम। तो अब हम करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें, स्टार्ट कैसे करें करंट अफेयर। जैसा आपको पता होगा दोस्तों, मेरी जो है करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं फीडबैक आईएएस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स को कवर कैसे किया जाए। और हम क्या कर रहे हैं, प्रीलिम से पहले एक कंपाइलेशन देंगे उसका, कि जितना भी करंट अफेयर्स कवर होगा उसका प्रीलिम से पहले एक कंपाइलेशन दिया जाएगा कि करंट अफेयर्स में आखिर पूछा क्या क्या जाता है। करंट अफेयर्स को जैसे आपको पता होगा यूट्यूब पर मेरी वीडियो भी अवेलेबल है, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ टू कवर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया जाए ये हमने समझाया है, हमने बताया है उसमें। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी न्यूज़पेपर चूज करना है। क्या करना है, कोई भी न्यूज़पेपर चूज करना है, चाहे आप द हिंदू न्यूज़पेपर ले लें, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस ले लें। उसको क्या करना है, उसको डेली पढ़ना है। लेकिन पढ़ना कैसे, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। तो मेरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि न्यूज़पेपर को पढ़ा कैसे जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे। न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए दोस्तों आपको यूपीएससी का सिलेबस पता होना चाहिए। जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ें तो वो यूपीएससी के सिलेबस से कनेक्ट करना चाहिए। आप जब भी कोई आर्टिकल पढ़ें तो न्यूज़पेपर से सिलेक्ट करना चाहिए कि ये जीएस पेपर 1 से कनेक्टेड है, जीएस पेपर 2 से कनेक्टेड है, जीएस पेपर 3 से, जीएस पेपर 4 से कनेक्टेड है। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया कि आपको जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपको 3 डायरी बनानी है करंट अफेयर्स के लिए। आपको जीएस पेपर 1 लिखना है उस पर, फिर जीएस पेपर 2 लिखना है डायरी पे, और जीएस पेपर 3 की डायरी बनानी है, और दोस्तों जीएस पेपर 4 के लिए डायरी बनानी है। इससे होगा क्या, मान लीजिए आपने जीएस पेपर 4, मान लिया आपने जीएस पेपर 1 से रिलेटेड
कोई आर्टिकल पढ़ा, मान लीजिए ज्योग्राफी से रिलेटेड, मान लिया आपने क्लाउड बर्स्ट पढ़ा कि बहुत जगह क्या हो रहा है, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो आज जो आर्टिकल पढ़ा तो आपने क्या किया है दोस्तों, आपने ये देख लिया कि क्लाउड बर्स्ट कहाँ हो रहा है, उसके कॉजेज क्या है और उसके वे फॉरवर्ड क्या है। हम वो लिख सकते हैं कि उसके कॉजेज क्या है, उसके वे फॉरवर्ड आज के आर्टिकल में ये आया और आपने एक नोटबुक ली, उस पर बना लिया। लेकिन दोस्तों कल फिर क्लाउड बर्स्ट पर कोई क्वेश्चन, कल फिर कोई क्लाउड बर्स्ट पर क्या आ गया, वो आ गया, कल फिर क्लाउड बर्स्ट पर आर्टिकल आ गया, तो क्या होगा दोस्तों, तो होगा क्या, तो होगा क्या, जब आपको पता है आपने क्लाउड बर्स्ट पर ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं, तो उसमें जो वैल्यू एडिशन होगा, आप जो वैल्यू एडिशन करेंगे उसके अंदर, तो क्या होगा, आपका जो आंसर लिखने में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आप एक बेहतर आंसर लिख पाएंगे, आपके पास कंटेंट होगा दोस्तों, आपके पास क्या होगा, आपके पास एक अच्छा कंटेंट होगा। ऐसे ही आप जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 के लिए करेंगे, जीएस पेपर 3 के लिए करेंगे, जीएस पेपर 4 के लिए करेंगे। इससे होगा क्या दोस्तों, आपको पता होगा, अगर हम जीएस पेपर 2 की बात करें, आपने वैल्यू एडिशन किए, इसमें कमेटी को कैसे यूज किया जाए, इसके अंदर फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाए, इसके अंदर लॉ कमीशन की रिपोर्ट कैसे यूज किया जाए, इसके अंदर नीति आयोग की रिपोर्ट को कैसे यूज किया जाए, इसके अंदर एआरसी रिपोर्ट को कैसे यूज किया जाए, तो सारी चीज़ें आपके वैल्यू एडिशन में आ जाएंगी, तो आपको आंसर लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है मैंने आपको ये बता दिया। और दोस्तों मेक टॉपिक वाइज नोट्स अलाइनमेंट विद द सिलेबस, मैंने जैसे बताया कि आपको जो भी न्यूज़पेपर पढ़ें उसका टॉपिक वाइज क्या करना है, नोट्स बनाने विद अलाइनमेंट ऑफ सिलेबस, जो सिलेबस से रिलेटेड हो, जो सिलेबस से रिलेवेंट हो, उसके क्या करने, नोट्स बनाने। और मैंने जैसे बताया दोस्तों, आपको ये तो करना ही है कि सिलेबस से रिलेटेड आपको नोट्स बनाने, लेकिन एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको करनी है, वो क्या है दोस्तों, आपको एक मंथली कंपाइलेशन को पढ़ना है। अब मंथली कंपाइलेशन आप किसी भी कोचिंग का वो ले सकते हैं, मंथली कंपाइलेशन आप विजन का ले सकते हैं, फीडबैक आईएएस का भी मंथली कंपाइलेशन शुरू होने वाला है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मंथली कंपाइलेशन से क्या होगा दोस्तों, आपके जो भी टॉपिक छूट रहे हैं, वैसे तो मेरे द्वारा जो करंट अफेयर जो पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, हर टॉपिक को क्या किया जा रहा है, हर टॉपिक को दोस्तों कवर किया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं मंथली कंपाइलेशन के साथ। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो करंट अफेयर्स को कभी स्किप मत करिएगा। और करंट अफेयर्स बहुत डायनामिक पार्ट है। अगर मान लीजिए आपका प्रीलिम्स, अगर आप प्रीलिम्स 2027 में देने वाले हैं, तो प्रीलिम्स अगर 2027 में, तो आपका जो करंट अफेयर्स जो कवर होना चाहिए मिनिमम 18 मंथ का होना चाहिए, मिनिमम 18 मंथ का आपको करंट अफेयर्स पता हो, आपको पता हो कम से कम 2 साल का करंट अफेयर्स। यूपीएससी क्या कर रही है, मिनिमम 2 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ रही है, तो इसलिए 2 साल के करंट अफेयर्स को आपको पता होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और 2 साल का करंट अफेयर्स कवर करना दोस्तों इम्पॉसिबल टास्क लगता है, क्योंकि आप कितना याद रखेंगे, याद कितनी चीज़ों को रखेंगे। तो इसमें जो आपकी हेल्प करेगा वो करेगा फीडबैक आईएएस। आपको फीडबैक आईएएस ऐसे प्रिपेयर कराएगा कि आपका जो मेमोराइज चीज़ें होंगी वो क्या होंगी दोस्तों, वो मेमोराइज होंगी चीज़ें, वो क्या होने लगेंगी, वो मेमोराइज चीज़ें होंगी और आप भूलेंगे नहीं। चलिए ये तो हो गया करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों सीसेट को कैसे पढ़ना है। दोस्तों आपको पता होगा जो 17% जो स्टूडेंट हैं जो अभी फेल हो रहे हैं प्रीलिम्स में, उनका सबसे बड़ा जो रीजन है, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है दोस्तों वो है सीसेट। सीसेट इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है कि बच्चे सीसेट को नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं वो कहते हैं सर जीएस में तो हमने बहुत अच्छा किया लेकिन सीसेट नहीं कर पा रहे हैं, सीसेट हमसे नहीं निकलता है। सीसेट एक ऐसा हो गया है कि जो शादियों में जो फूफा जी नाराज होते हैं वैसे होते हैं, अगर ये नाराज हो जाए फिर आपसे निकलेगा नहीं। तो आपको सीसेट कैसे निकलेगा, सीसेट को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग जीएस में, अगर कुछ ऐसे भी बच्चे जीएस में 120 से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं लेकिन सीसेट उनसे नहीं निकल रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है सीसेट का दोस्तों, आप
प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप सीसेट को बहुत लाइटली लेते हैं, आप मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते, आप रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते, आप कॉम्प्रिहेंशन को नहीं देखते कि कॉम्प्रिहेंशन की कैसे प्रैक्टिस की जाए। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको जो सिक्स क्लास से लेकर 10 क्लास तक जो मैथ के जो बुक्स हैं आपको वो प्रिपेयर करनी है, वीकली प्रैक्टिस करनी है आपको क्वांट की, रीजनिंग की और कॉम्प्रिहेंशन की। तो मैंने बताया जो 6 क्लास से 8 क्लास तक आपको मैथ पढ़नी है, फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, फिर कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, बहुत से बच्चे वीक होते हैं किस में, बहुत से बच्चे मैथमेटिक्स में वीक होते हैं। तो उनको क्या करना है, जो मैथ आपको छोड़ नहीं सकते, अगर आपने मैथ छोड़ दिया तो आपका सीसेट निकलना इम्पॉसिबल है, सीसेट नहीं निकल सकता। लेकिन आपको मैथ छोड़ना नहीं है, जो बहुत आपके जो टॉपिक हैं जैसे परसेंटेज हो गई, वर्क एंड टाइम हो गई, जो आपको इजी टॉपिक लगते हैं कि इनके क्वेश्चन तो मैं इजीली निकाल सकता हूं, अगर सीसेट में इनके क्वेश्चन आ गए तो मैं इजीली कर सकता हूं। तो परसेंटेज हो गई, वर्क एंड टाइम हो गए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको आपको कवर करना है, जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हैं आपको उनको कवर करना है दोस्तों। तो आप उनको कवर करिए, रीजनिंग को अच्छे से करिए, कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से करिए, और बिफोर द एग्जाम प्रीलिम आपको कम से कम मोर देन 30 टेस्ट को क्या करना है, 30 टेस्ट को सॉल्व करना है, 30 टेस्ट को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी मैथ पढ़नी है और प्रीवियस ईयर के जो सीसेट पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो सीसेट पेपर हैं आपको वो लगाने होंगे, इंक्लूडिंग द मोक टेस्ट। इंक्लूडिंग द मोक टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, समझने की। अब हम अपने जो स्टेज 2 की तरफ चलते हैं। हमारा स्टेज 2 क्या कहता है, व्हाट इज स्टेज 2। स्टेज 2 में हम समझेंगे कि इंटीग्रेटेड, स्टेज 2 में दोस्तों जो हम इंटीग्रेटेड करेंगे जीएस एंड ऑप्शनल में, कि जीएस के जो जीएस को हम कैसे प्रिपेयर करें, हम स्टैंडर्ड बुक को कैसे प्रिपेयर करें, हम ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर करें, हम समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा स्टेज 2 कब से कब तक चलेगा, स्टेज 2 चलेगा जनवरी 2026 से दिसंबर 2026। हमारी फाउंडेशन बिल्डिंग हो गई, हमने अपना फाउंडेशन बना लिया, हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, हमने सीसेट पढ़ लिया, हमने ये देख लिया कि कैसे करंट अफेयर्स को कवर करना है, करंट अफेयर्स हमने कर लिया। अब हम दोस्तों इंटीग्रेटेड जीएस और ऑप्शनल की तरफ बढ़ते हैं, जो जनवरी 2026 से, और कब तक चलेगा, जनवरी 2026 से चलेगा और दोस्तों दिसंबर 2026 तक चलेगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। स्टेज 2 में हम क्या देखने वाले हैं, स्टेज 2 में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेटेड जीएस एंड ऑप्शनल, जो चलेगा जनवरी 2026 से और दिसंबर 2026 तक चलेगा। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्या क्या हम देखने वाले हैं। जैसा आपको पता होगा यूपीएससी का जो सिलेबस है कैसा है, जनरल स्टडीज का पेपर 1 होता है, जनरल स्टडीज का पेपर 2 होता है, जनरल स्टडीज का पेपर 3 होता है और जनरल स्टडीज का पेपर 4 होता है। तो हम इसमें एक एक करके समझेंगे कि जनरल स्टडीज का पेपर 1 को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, जनरल स्टडीज के पेपर 2 को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, जनरल स्टडीज के पेपर 3 को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और जनरल स्टडीज के पेपर 4 को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हम एक एक करके देखेंगे कि अगर आपने सिलेबस देखा हुआ तो जनरल स्टडीज के पेपर 1 में क्या है दोस्तों, हिस्ट्री है, सोसाइटी है और ज्योग्राफी है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि हम हाउ टू कवर हिस्ट्री फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज जनरल स्टडीज पेपर 1, हाउ टू रीड हिस्ट्री फॉर जनरल स्टडीज पेपर 1। अब हिस्ट्री को कैसे कवर किया जाए, मैंने जैसे बताया, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी आर.एस. शर्मा से, आपने किससे पढ़ी होगी, आर.एस. शर्मा की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो आपको एक एंशियंट इंडिया की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। लेकिन जो जनरल स्टडीज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या है वो एंशियंट इंडिया नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया को कैसे कवर किया जाए, हाउ टू कवर मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, आप स्पेक्ट्रम लें,
स्पेक्ट्रम लें और स्पेक्ट्रम से क्या करना है आपको, स्पेक्ट्रम लें। आप आपको क्या करना है, हिस्ट्री स्टार्ट कैसे करनी है, आपको जो हिस्ट्री स्टार्ट करनी है दोस्तों वो स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करनी है। स्पेक्ट्रम ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो क्या है, एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया फॉर टाइमलाइन एंड इवेंट। टाइमलाइन और इवेंट के लिए क्या है, आपको स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करना है। अब हमें डेप्थ में कैसे पढ़ना है दोस्तों, हिस्ट्री को हम डेप्थ में कैसे पढ़ेंगे, आपने ये स्टार्ट कर ली, आपने इसकी रीडिंग कर ली, फिर आपको जाना पड़ेगा कि इस पे बिपिन चंद्रा, बिपिन चंद्रा की कौन सी बुक है दोस्तों, आपको बिपिन चंद्रा की कौन सी बुक पढ़नी है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। क्या पढ़ना है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और ये आपको डेप्थ में पढ़नी है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को कैसे पढ़ना है, आपको डेप्थ में पढ़ना है, तब आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, हमने ये पढ़ लिया लेकिन इसको पढ़ना कैसे था, पढ़े कैसे, डेप्थ में भी पढ़े लेकिन पढ़े कैसे, हम देखे कैसे हिस्ट्री। आपको सिर्फ ऐसे नहीं है दोस्तों, आपको समरी देखनी है कि हिस्ट्री की समरी क्या है, आपको ऐसा नहीं है क्रोनोलॉजी पता करनी है कि क्रोनोलॉजी क्या है, आपको ऐसा नहीं है आपको ये पता हो कि डेट्स क्या है, कौन से डेट्स पे कौन से इवेंट्स हुए, नहीं नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। यूपीएससी के लिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कितनी है किसी चीज को लेकर। अब यूपीएससी जो सवाल पूछेगा कि स्वदेशी मूवमेंट है उसके कॉजेज क्या है, एग्जामाइन करिए कि स्वदेशी मूवमेंट के कॉजेज क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मान लीजिए स्वदेशी मूवमेंट है, उसके कॉजेज क्या हैं, आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपके कॉजेज क्या है कि कोई भी इवेंट्स है उसके कॉजेज क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। जैसे 1857 जो है रिवोल्ट हो गया, अब 1857 जो रिवोल्ट हो गया उसके कॉजेज क्या थे, क्यों 1857 रिवोल्ट हुआ, फिर 1857 रिवोल्ट हो गया उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, लेकिन और कॉन्सिक्वेंसेस हो गए कि आखिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, लेकिन जो 1857 जो रिवोल्ट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस रहा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। हमने सिर्फ ये 1857 रिवोल्ट दिया है, आपको हर इवेंट के बारे में देखना है, ना कि क्रोनोलॉजी। आपको क्रोनोलॉजी नहीं देखनी है, आपको कॉजेज देखने हैं, सिग्निफिकेंस देखनी है और कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं हर इवेंट में दोस्तों। और हमें क्या करना है, जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है उसमें जो पर्सनैलिटी है, उसमें जो पर्सनैलिटी है, जैसे महात्मा गांधी हो गई, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, और हमारे जो बहुत सारे ऐसी पर्सनालिटीज हैं उनको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है मूवमेंट के साथ। और जो आइडियोलॉजी शिफ्ट हुई, आइडियोलॉजी का मतलब कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिज्म, जो आइडियोलॉजी शिफ्ट हुई, फिर मास स्ट्रगल हुआ गांधी जी ने किया, तो आपको सारी चीजें क्या है, जो आइडियोलॉजी शिफ्ट होती रही डिकेड बाय डिकेड, जो आइडियोलॉजी शिफ्ट होती रही डिकेड बाय डिकेड, उस पर भी आपको फोकस देना है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि ये मेजर इवेंट्स हैं, जो मेजर इवेंट पर आपको फोकस करना है, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ती है। तो वैल्यू ऐड, जो लेसर नोन मूवमेंट है आपको दोस्तों उन पर भी फोकस करना है, जो लेसर नोन मूवमेंट है उन पर भी फोकस करना है। और जो रीजनल स्ट्रगल हुए, आपने देखा होगा बहुत सारे रीजनल स्ट्रगल हुए, उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और जो वुमेन का रोल है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में, जो वुमेन का रोल है उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसा आपको पता होगा दोस्तों, वुमेन का बहुत बड़ा रोल है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में। अगर हम सरोजनी नायडू की बात करते हैं, अरुणा आसिफ अली की बात करते हैं, बहुत सारी जो वुमेन है उन्होंने हमारे इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा रोल निभाया। अगर हम कस्तूरबा गांधी की बात करते हैं तो सारी वुमेन ने बहुत बड़ा रोल निभाया है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो आपको मॉडर्न इंडिया कैसे कवर करनी है, वो ऐसे कवर करनी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हम समझने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री को कैसे कवर किया जाए। एक जो अगला जो टॉपिक है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हम कैसे कवर करेंगे दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री को कैसे कवर किया जाए, हाउ टू रीड वर्ल्ड हिस्ट्री, और हमें कौन कौन से जो एरिया हैं जिन पर हमें दोस्तों फोकस करना है, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जिन पर हमें फोकस करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री 18th सेंचुरी ऑनवर्ड, तो हमें क्या है दोस्तों 9 to जो 12th एनसीईआरटी है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए वो पढ़नी है। क्या है 9 to 12th एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पढ़नी है। और जो ओल्ड एनसीईआरटी है अर्जुन देव की, किसकी, ओल्ड एनसीईआरटी है अर्जुन देव की, उसको हमें क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप इनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। हमें फोकस किन चीज़ों पे करना है, फोकस किन चीज़ों पे रखना है, हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पे फोकस रखना है, हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ना है, वर्ल्ड वॉर पढ़ना है दोस्तों, हमें पढ़ना है डीकोलोनाइजेशन पढ़ना है, कोल्ड वॉर पढ़ना है, कोल्ड वॉर पढ़ना है कि कोल्ड वॉर कैसे हुई, क्या पढ़ना है, हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ना है, वर्ल्ड वॉर्स पढ़ना है, और जो डीकोलोनाइजेशन है दोस्तों डीकोलोनाइजेशन पढ़ना है, और जो कोल्ड वॉर है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें पढ़ना है। तो अब हमने देख लिया हमें पढ़ना क्या क्या है। लेकिन दोस्तों हमें जो ईच इवेंट है या ईच टॉपिक है तो उसको कैसे पढ़ना है दोस्तों, हमें ईच टॉपिक को कैसे पढ़ना है। कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज क्या थे, उसके फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज क्या थे, हमें कैसे पढ़ना है। अगर मान लीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन, मान लीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन है, मान लीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो इस टॉपिक को वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर कैसे करना है। सबसे पहले क्या है दोस्तों, हमें कॉजेज जानने पड़ेंगे, आखिर कॉजेज क्या थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्या, क्यों था, उसके रीजन क्या थे। तो सबसे पहले हमें कॉजेज और जो इवेंट देखने पड़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर इवेंट कौन कौन से हुए, कौन कौन से इवेंट हुए, फिर उनका इम्पैक्ट कैसे पड़ा, वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। आपको ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री को क्या करना है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करना है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये स्ट्रेटेजी जो 2027 का अटेम्प्ट देने वाले या उसके बाद जो अटेम्प्ट देने वाले हैं 2028 का, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। क्या आती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को कैसे कवर किया जाए। जैसे मैंने बताया, जैसे जीएस पेपर 1 के अंदर क्या होगा, हिस्ट्री होगी, सोसाइटी होगी और ज्योग्राफी होगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है किसका, जीएस पेपर 1 का, हम सोसाइटी को कैसे कवर करें, हाउ टू रीड सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या करना है दोस्तों, सोसाइटी के लिए सबसे पहला हमारा जो होगा, हमें एनसीईआरटी पढ़नी होगी। एनसीईआरटी कौन सी, सोशियोलॉजी की जो एनसीईआरटी आती है क्लास 11 से 12 तक, सोशियोलॉजी की जो एनसीईआरटी है क्लास 11 से 12 तक आपको वो बहुत अच्छे से पढ़नी है और सिलेबस से कनेक्ट करके पढ़नी है। आखिर कौन कौन से टॉपिक हैं जो सोसाइटी के लिए दिए गए हैं। तो आपको 11th और 12th की सोसाइटी की क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। अब क्या है दोस्तों, आपको जैसे पता होगा, हमने करंट अफेयर्स की बात की, हमने बताया कि आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपको पता होगा कि आपको सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। तो जब भी कोई सोशल इशू आए, आप उसको देखें। और जो जैसे मैंने बताया जीएस पेपर 1 के अंदर जो सोसाइटी वाला जो कॉलम होगा उसके अंदर आपको इन टॉपिक को क्या करना है, लिखना है। जैसे अभी क्या है दोस्तों, कास्ट सेंसस चल रहा है, तो कास्ट सेंसस क्या है, वो सोसाइटी के अंदर आएगा। क्या आएगा, कास्ट सेंसस सोसाइटी के अंदर है। कास्ट हो गया, जेंडर रीजनलिज्म हो गया या कम्युनलिज्म हो गया, जो भी ऐसे टॉपिक हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको उनको नोट डाउन कर लेना है। सोसाइटी वाला जो
कॉलम होगा उसके अंदर, जैसा मैंने आपको समझाया कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। और दोस्तों जैसे ये तो आपके टॉपिक हो गए कि कैसे आपको कौन कौन से। अब इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है डाटा को रखना। हम इसका जो डाटा है दोस्तों, नीति आयोग का डाटा हो गया, एनसीआरबी का डाटा हो गया, नीति आयोग का हो गया, एनसीआरबी का हो गया, और जो सेंसस का डाटा होता है उसके आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े छोटे क्रिस्प नोट्स बनाने पड़ेंगे। कैसे, शॉर्ट नोट बनाने पड़ेंगे जिससे आप मेमोराइज कर पाएं, डाटा को याद रख पाएं, या डाटा क्या है, एनसीआरबी का डाटा क्या है, नीति आयोग का डाटा क्या है, सेंसस का डाटा क्या है। तो दोस्तों आपको क्या है, डाटा के लिए एक क्रिस्प नोट आपको रखना पड़ेगा सोसाइटी के लिए। चलिए, ये था सोसाइटी के ऊपर मैंने समझाने की कोशिश की आपको हाउ टू रीड सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में आपको कैसे पढ़ना है। दोस्तों आई होप आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लग रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको सोसाइटी के लिए दोस्तों पढ़ना कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू रीड ज्योग्राफी। दोस्तों ज्योग्राफी को कैसे कवर किया जाए, क्योंकि ज्योग्राफी जो है जीएस पेपर 1 का बहुत इसेंशियल पार्ट है। अगर आप ज्योग्राफी कवर नहीं करेंगे अच्छे से तो जीएस पेपर 1 में क्या है दोस्तों, आपका जो जीएस पेपर 1 में क्या है दोस्तों, आपके नंबर काफ़ी कम रह जाएंगे। तो जैसे दोस्तों कहते हैं ना, जो घड़ा होता है वो बूंद बूंद करके भरता है, ऐसे ही अगर आपको मेंस में नंबर चाहिए तो वो बूंद बूंद करके आपको मेंस में नंबर मिलेंगे। अगर आप एक भी कंपोनेंट छोड़ते हैं इसमें, अगर जीएस पेपर 1 में जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे सोसाइटी हो गई, चाहे ज्योग्राफी हो गई, चाहे हिस्ट्री हो गई, एक भी कंपोनेंट आपका वीक होगा तो दोस्तों आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं आपको हर टॉपिक में या हर जीएस के पेपर में जितने भी टॉपिक हैं, आपको सारे टॉपिक दोस्तों आने चाहिए। आपको उसमें पीएचडी नहीं करनी है दोस्तों, लेकिन आपको उनके टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, हाउ टू कवर फिजिकल ज्योग्राफी या हाउ टू रीड फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे पता होगा दोस्तों, आपने बोला कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। जो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जो एनसीईआरटी है वो कौन सी है दोस्तों, 11th क्लास की एनसीईआरटी है। हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो 11th क्लास की एनसीईआरटी है। जब आपने फाउंडेशन बनाया होगा, जब आपने फाउंडेशन बिल्डिंग में एनसीईआरटी पढ़ी होगी, आई होप आपने 6 to 12 क्या एनसीईआरटी पढ़ी होगी, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी। अगस्त से दिसंबर का जो टाइम था आपका फाउंडेशन बिल्डिंग का। अभी जो हम कर रहे हैं इंटीग्रेटेड जीएस एंड ऑप्शनल की जो प्रिपरेशन है वो कर रहे हैं। ये कब से चलेगी, जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक चलेगी। तो आपने जैसे एनसीईआरटी पढ़ी होगी 6 to 12 तक, क्लियर कॉन्सेप्ट किए होंगे लैंड फॉर्म के, क्लाइमेट के, ओशिनोग्राफी के, जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट थे, आई होप आपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की होगी। जितनी भी 6 to 12 तक आपने क्या पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ी होगी। तो वैसे 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ क्या करना है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, उसके साथ जो जीसी लोइंग है फिजिकल प्रोसेस के लिए, आपको जीसी लोइंग साथ में रखनी है। क्या करनी है, जीसी लोइंग को पढ़ना है। जीसी लोइंग के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर हैं दोस्तों, वो आपको पढ़ने हैं। जीसी लेवल के जो सिलेक्टेड चैप्टर हैं, जीसी लेवल के जो सिलेक्टेड चैप्टर हैं फिजिकल प्रोसेस के लिए, वो आपको पढ़ने हैं। और दोस्तों क्या है, अगर हम यूपीएससी स्टाइल इंटीग्रेशन देखें तो उसमें क्या है दोस्तों, आपको डायग्राम बनाना सीखना होगा। डायग्राम मतलब ड्रॉ मैप्स बनेंगे, और डायग्राम इन आंसर। आंसर की बात करते हैं, अगर आप ज्योग्राफी के आंसर लिखते हैं तो ज्योग्राफी के आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जो मैप है, मैप का डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। और जो दोस्तों और क्या करना चाहिए, आंसर में बेसिकली आपको डायग्राम को ड्रॉ करना चाहिए। अब सेकंड चीज़ आती है ज्योग्राफी के लिए, ये तो हमने फिजिकल ज्योग्राफी देख ली, फिजिकल ज्योग्राफी को कैसे कवर किया जाए। अब ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे कवर किया जाए, हाउ टू रीड ह्यूमन ज्योग्राफी, हाउ टू रीड ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे कवर किया जाए, तो हम एनसीईआरटी की बात करते हैं दोस्तों। 9 to जो 12th है एनसीईआरटी, वो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए। तो 9 to 12 आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, तो ह्यूमन ज्योग्राफी आप अच्छे से कवर हो जाएगी। अगर उसके साथ आपको कुछ करना है तो आप माजिद हुसैन की
तो आप अगर एनसीईआरटी के अलावा भी आपको कुछ करना है तो जो माजिद हुसैन की जो क्या कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी पे बुक है, आप वो पढ़ सकते हैं। किसकी? माजिद हुसैन की, लिंक ह्यूमन ज्योग्राफी विद इकोनॉमी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी को हम इकोनॉमी के साथ लिंक करना पड़ेगा। वो कैसे दोस्तों? अर्बनाइजेशन विद स्मार्ट सिटी। जो दोस्तों अर्बनाइजेशन है उसको स्मार्ट सिटी से क्या करा जाएगा? लिंक करा जाएगा। फॉर इंडियन ज्योग्राफी यूज अटलस इकोनॉमिक सर्वे एंड डाटा। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी को हमें कैसे पढ़ना है? इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपके पास एटलस होना चाहिए। दोस्तों एटलस तो आपके पास होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। और दूसरा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको अच्छे से पढ़ना, और जो डाटा है इंडियन ज्योग्राफी का वो आपको उसके क्रिस्प क्या होने चाहिए? नोट्स होने चाहिए। तो हमने ये समझाने की कोशिश की फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन एंड इंडियन ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाए, हाउ टू रीड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों पढ़ते हैं, अब हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में जैसे पता होगा दोस्तों, आपको पता होगा जीएस पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पॉलिटी है और क्या कहते हैं गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है। तो हम वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं पॉलिटी, हाउ टू कवर पॉलिटी। दोस्तों जब मैं प्रिपेयर करता था यूपीएससी की, मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे लगता था कि पॉलिटी इज द ईजीएस्ट सब्जेक्ट इन द यूपीएससी प्रिपरेशन। बट जब बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि पॉलिटी से ज़्यादा कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। बिकॉज उसका रीजन क्या है? मैंने लक्ष्मी, मान लीजिए मैंने कोई भी सोर्सेज से क्या किया, पॉलिटी को पढ़ा। मैंने फर्स्ट टाइम रीडिंग की, एक टाइम रीडिंग की, 2 टाइम मैंने रीडिंग की। लेकिन अगर मैं 2 टाइम की रीडिंग के बाद एग्जाम में जाने बैठता हूँ तो मेरा क्या होता है मेरे साथ? वो सारी चीज़ें दोस्तों मिक्स होने लगती हैं। मुझे पता ही नहीं चलता कि चीज़ें कैसे मिक्स हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे मिक्स हो गए, और सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं उनकी जो डेट्स है वो मिक्स हो जाती है, और मुझे कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरिटी है वो नहीं रहती है। तो इसलिए जो मेरे लिए जो पॉलिटी है वो टफेस्ट सब्जेक्ट रहा, बिकॉज वो चीज़ें मिक्स होने लगती हैं। आई होप ऐसा ही आपके साथ होता होगा, क्योंकि जब आप पॉलिटी को, सारे जो बच्चे हैं एस्पिरेंट हैं वो बहुत ही इजी सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है पॉलिटी से ज़्यादा कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। टफ इन द सेंस में कि वो मिक्स हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पॉलिटी पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर पॉलिटी के क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका प्रीलिम निकलने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं और मेंस निकलने के भी वो, और आपके जीएस पेपर 2 में नंबर्स लाने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाउ टू रीड न्यूज, हाउ टू रीड पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है दोस्तों? हमें लक्ष्मीकांत पढ़नी है। हमें क्या पढ़नी है? लक्ष्मीकांत। जैसे कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं लक्ष्मीकांत इज द बाइबल ऑफ पॉलिटी। लक्ष्मीकांत क्या है? बाइबल है पॉलिटी की। अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ ली तो पॉलिटी में आपको कोई और सोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लक्ष्मीकांत अपने में इनफ है। लक्ष्मीकांत जो है एक कमेंट्री टाइप में बुक है। कैसा? आपको पहले क्या करना है? लक्ष्मीकांत की फर्स्ट रीडिंग करनी है, कवर ऑल चैप्टर। आपको सारे जो चैप्टर हैं लक्ष्मीकांत के वो पढ़ने। उसके बाद जब सेकंड रीडिंग आएगी तो आपको कोड चैप्टर पढ़ने हैं। उसमें जो यूपीएससी बार बार जो चैप्टर्स को पूछती है या जो टॉपिक्स को पूछती है उसको आपको कवर करना है सेकंड रीडिंग में। और थर्ड रीडिंग में क्या करना है? जो आपने हाईलाइटेड पोर्शन किया हुआ है, जो हाईलाइटेड पोर्शन किया हुआ है उसको देख कर उसको, मतलब आपको मेमोराइज जैसे करना है। मान लीजिए आप ये रीडिंग, मान लीजिए लक्ष्मीकांत की बुक है, आपको बहुत रिवाइज करना है, तो आपको हाईलाइटेड पोर्शन कर करके पहले तो आप थर्ड रीडिंग में आप क्या करेंगे? आप मान लीजिए आपके पास चैप्टर है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले क्या करेंगे? आप अपनी आंखें बंद करेंगे और आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे कि आखिर साइलेंट फीचर्स हैं क्या, व्हाट इज द साइलेंट फीचर। अगर आपको साइलेंट फीचर कोई मिस हो जाता है फिर आप उसको अगेन रीडिंग करें कि ये मेरे से साइलेंट फीचर्स क्यों मिस हो रहा है। तो इसलिए आप थर्ड रीडिंग ऐसे करें। हम कोर टॉपिक्स पढ़ेंगे, और जैसा आपको पता होगा पॉलिटी
के जितने भी टॉपिक होते हैं उनको लिंक इससे करना पड़ता है, उनसे लिंक करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं, क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग होती है, आपको केसेस मेंशन करने पड़ते हैं, आपको कमेटी मेंशन करनी पड़ती है, आपको लॉ कमीशन की रिपोर्ट मेंशन करनी पड़ती है, आपको फैक्ट्स मेंशन करने पड़ते हैं, आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है आंसर्स में। तो आपको सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, और जो करंट विल हैं और जो करंट एक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। सारी चीज़ें दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम गवर्नेंस समझने की कोशिश करते हैं। हाउ टू रीड गवर्नेंस। गवर्नेंस कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, गवर्नेंस कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड गवर्नेंस। तो गवर्नेंस के लिए क्या है दोस्तों, वैसे तो दोस्तों गवर्नेंस के लिए लक्ष्मीकांत की बुक आती है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत की बुक आती है गवर्नेंस की, किसकी, लक्ष्मीकांत की बुक आती है गवर्नेंस की, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको अगर गवर्नेंस की तैयारी अच्छे से करनी है तो आप क्या देख सकते हैं, एआरसी जो रिपोर्ट है उसकी क्या देख सकते हैं, आप समरी देख सकते हैं। एआरसी रिपोर्ट की बहुत सारी कोचिंग है जो एआरसी रिपोर्ट की समरी निकालती है। फीडबैक आईएएस की भी समरी आती है, फीडबैक आईएएस की भी समरी आती है दोस्तों। पीआरएस लेजिस्लेटिव ब्रीफ का भी पीआरएस लेजिस्लेटिव ब्रीफ है वो देख सकते हैं। और दोस्तों जो पीआईबी अपडेट्स है उसको भी आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, जो पीआईबी अपडेट्स है उसको भी देख सकते हैं। फोकस ऑन ट्रांसपेरेंसी, हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी पे फोकस करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करना चाहिए, सिटीजन चार्टर पर फोकस करना चाहिए, आरटीआई पे फोकस करना चाहिए, और जो दोस्तों ई गवर्नेंस है उस पर भी फोकस करना चाहिए। किस पर फोकस करना चाहिए दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी पे, अकाउंटेबिलिटी पे, सिटीजन चार्टर पे, आरटीआई पे और ई गवर्नेंस, इन चीज़ों पे आपको क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे कवर किया जाए। इंटरनेशनल रिलेशन को तो सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन का कवर करने का, या तो आप न्यूज़पेपर से कवर करें। मान लीजिए आपने आज द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें क्या आया, इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप के बारे में आया, या इंडिया या नेपाल के रिलेशनशिप के बारे में आया, इंडिया या रशिया के रिलेशनशिप के बारे में आया। तो आप क्या करें, मान लीजिए हमने ये एक डायरी बना ली, हमने जैसे जीएस पेपर 2 के लिए, तो मान लीजिए आज इंडिया और यूएस के ऊपर कोई टॉपिक आया है उसमें, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जो भी न्यूज़पेपर में आया है और थोड़ा सा मल्टी डायमेंशन से आप रिसर्च करके उस टॉपिक को क्या है अपनी डायरी में लिख देंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट डे या अगले डे कोई भी लाइन उससे आती है इंडिया यूएस रिलेशन से, तो आप क्या करते हैं, आप इसमें वैल्यू ऐड करेंगे। तो आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को, या आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से कोई भी मैगजीन खरीद सकते हैं बिफोर द एग्जाम इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। क्या कर सकते हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो वेबसाइट है उसकी अपडेट देख सकते हैं। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस डिप्लोमेसी न्यूज को जैसे मैंने बताया, आप न्यूज़पेपर से क्या कर सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर की जो डिप्लोमेसी न्यूज है वो देख सकते हैं, और जो ग्रुप बायलेटरल और रीजनल और जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनको देख सकते हैं। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जीएस पेपर 3 को कैसे प्रिपेयर किया जाए, हाउ टू प्रिपेयर जीएस पेपर 3। और जीएस पेपर 3 में कौन सा, इकोनॉमी को कैसे कवर किया जाए, हाउ टू कवर इकोनॉमी। इकोनॉमी को कवर कैसे किया जाए दोस्तों, तो इकोनॉमी को कवर करने के लिए हमें सबसे पहले, मैंने जैसे बताया, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी 11th-12th की, तो आपको जो एनसीईआरटी पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक की एनसीईआरटी पढ़नी है। किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक की एनसीईआरटी। जब मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए इकोनॉमी की एक बुक आती है शंकर गणेश, किसकी आती है दोस्तों, शंकर गणेश की बुक आती है, वो मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो आप शंकर गणेश की बुक को क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है।
तो आप क्या करेंगे, आपने एनसीईआरटी पढ़ी मैक्रो इकोनॉमिक की, फिर आप क्या कर सकते हैं, रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं। किसकी? रमेश सिंह की जो बुक है उसमें आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है दोस्तों। क्या आपको लगता होगा कि पूरी बुक पढ़ें? नहीं, आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने। क्या? आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें कौन से सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने वो मैं आपको आगे, आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने, आप सिलेबस से उसको देख लीजिएगा कौन कौन से सिलेक्टेड टॉपिक हैं। और दोस्तों आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। और दूसरा यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, और दोस्तों आपको बजट का जो समरी आती है वो भी देखने की ज़रूरत है। तो आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है और बजट को भी पढ़ना है। अब इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या आती है? जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होती है। जब आपको यही नहीं पता होगा प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिर आप कैसे मान सकते हैं कि मेरे इकोनॉमी के जो है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है। और हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, हमें समझने की ज़रूरत है जो हमारा डाटा होता है बिफोर द डाटा ऑफ कॉन्सेप्ट। हमें कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, हम कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए, अब ये हमारा हो गया इकोनॉमी। अब हम चलते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। एग्रीकल्चर को कैसे कवर किया जाए? जो जीएस पेपर 3 है उसमें एक एग्रीकल्चर का पार्ट है। अब एग्रीकल्चर को कैसे कवर करें दोस्तों? हाउ टू रीड एग्रीकल्चर। जैसे पता होगा दोस्तों, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में क्या है, आप अगर 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे जो है आप एग्रीकल्चर के टॉपिक कवर कर पाएंगे, बहुत सारे एग्रीकल्चर के टॉपिक्स को आप कवर कर पाएंगे। तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट्स है आप उसको देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट, करंट इश्यूज लाइक, जो करंट इश्यूज होते हैं जैसे एमएसपी हो गई, एफपीओ हो गया और इरिगेशन हो गया, इन इशू को आप क्या करिए, ध्यान दीजिए। जैसे अभी रिसेंटली जो इशू चल रहा है दोस्तों, अभी हम देखें दोस्तों एथेनॉल ब्लेंडिंग, क्या चल रहा है, एथेनॉल ब्लेंडिंग। जो गवर्नमेंट है उसने 20% की जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल में वो अचीव कर ली है। लेकिन दोस्तों इसमें फार्मर्स का क्या है, फार्मर्स की जो है इनकम जो है दोस्तों वो बढ़ रही है इससे। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग किससे यूज की जाती है दोस्तों? एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए क्या चाहिए, शुगर केन चाहिए। क्या चाहिए? शुगर केन चाहिए, मोलासिस चाहिए, मोलासिस चाहिए। अब शुगर केन चाहिए होगी तो उससे क्या होगा, अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग जो होगी तो शुगर केन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और शुगर केन को फिर बेचा जाएगा। जब शुगर केन को बेचा जाएगा तो उससे क्या होगा, फार्मर्स का बहुत ज़्यादा दोस्तों फ़ायदा, फार्मर्स का क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसलिए करंट जो इश्यूज होते हैं जैसे एमएसपी हो गई, एफपीओ हो गई, एथेनॉल ब्लेंडिंग हो गई, तो आपको ऐसे टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंट को कैसे कवर किया जाए, हाउ टू इन्वायरमेंट। जैसे पता होगा दोस्तों प्रीलिम्स के लिए जो इन्वायरमेंट होता है हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आपको जैसे पता होगा दोस्तों फॉरेस्ट का भी एग्जाम होता है, तो फॉरेस्ट का एग्जाम होता है, इसलिए इन्वायरमेंट से क्या होता है, इन्वायरमेंट में प्रीलिम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात जो कर रहे हैं मेंस की कर रहे हैं, आखिर हम पढ़ें कैसे इन्वायरमेंट। आखिर इन्वायरमेंट को पढ़ा कैसे जाए, इन्वायरमेंट को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों? जैसे मैंने बताया आपको बायोलॉजी पढ़नी है, और बायोलॉजी में जो पार्ट इकोलॉजी वाला है, इन्वायरमेंट वाले चैप्टर हैं वो पढ़ने। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक हो जाती है इन्वायरमेंट की वो कौन सी है? इन्वायरमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी हो जाती है? इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है वो शंकर आईएएस की है। किसकी? शंकर आईएएस की बुक है। मैंने भी इससे पढ़ा था, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही बेनिफिशियल है एग्जाम के लिए। तो आप शंकर आईएएस को क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। आपको जो टॉपिक हैं वो किससे लिंक करने, इन्वायरमेंट विद क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन, इन्वायरमेंट विद क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि साइंस एंड टेक को कैसे कवर किया जाए, हाउ टू कवर साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक को कैसे कवर कर सकते हैं हम वो समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों साइंस एंड टेक को मैंने कैसे कवर किया, मैंने साइंस एंड टेक को न्यूज़पेपर से कवर किया। किससे? न्यूज़पेपर से कवर किया।
या जो मंथली मैगजीन पढ़ता था उससे कवर किया। ये जितना भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ 30 महीने की, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। मैंने, अगर मुझे ऐसा कोई बताने वाला होता तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, अभी तक मेरा सिलेक्शन हो गया होता। मुझे कोई भी गाइडेंस नहीं मिली, मेरे घर में किसी की भी सरकारी जॉब नहीं है, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम। अगर कोई बताने वाला होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती। कहने को मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है, मैं पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है मुझे, लेकिन मैं समझाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, लेकिन सिचुएशन डिफरेंट हो सकती। आईएएस तो आईएएस होता है। लेकिन अब हम समझते हैं दोस्तों कि साइंस एंड टेक को कैसे कवर किया जाए। जो मैं कवर करता था वो मंथली मैगजीन से करता था, हाउ टू रीड साइंस एंड टेक। आप दोस्तों पीआईबी की जो अपडेट्स हैं वो देख सकते हैं, इसरो की रिपोर्ट देख सकते हैं, या जो डीएसटी की अपडेट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो अपडेट्स है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, तो आप साइंस एंड टेक को कवर कर पाएंगे। जो फोकस करना है दोस्तों, आपको फैक्ट बेस्ड चीज़ों पर, आपको जो दोस्तों फोकस करना है वो फैक्ट बेस्ड चीज़ों पे नहीं करना है, फैक्ट बेस्ड चीज़ों पे नहीं, आपको जो फोकस करना है फैक्ट बेस्ड चीज़ों पे नहीं करना है। एप्लीकेशन जो बेस्ड क्वेश्चन है आपको उन पर करना है। तो एक दो क्वेश्चन जो जीएस पेपर 3 है उसमें किससे आते हैं, साइंस एंड टेक से आते हैं, और आपको उसमें सिलेबस दिया हुआ है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे कवर करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वो भी दोस्तों वो न्यूज़पेपर से कवर किया जाता है। किससे, आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उससे इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, कवर की जाएगी। अब टेररिज्म का मुद्दा हो गया दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी हो गई, और जो भी बॉर्डर मैनेजमेंट होगा, ये जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक हैं। अभी दोस्तों पहलगाम अटैक हुआ, ये सारे इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक हैं। तो हमें कैसे कवर करना है, जो आईडीएससी रिपोर्ट है हम उसकी रिपोर्ट को देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसकी वेबसाइट को देख सकते हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आप उनको देखेंगे तो दोस्तों आप जो है उनका सिलेबस कवर कर पाएंगे। हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी को कवर करना चाहिए, बॉर्डर सिक्योरिटी को कवर करना चाहिए, टेररिज्म को कवर करना है, इंसर्जेंसी को कवर करना है, और क्या कहते हैं नक्सलिज्म को कवर करना है, माओइज्म को कवर करना है। तो सारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं वो आपको कवर करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं जीएस पेपर 4 को कैसे कवर किया जाए, ईथिक्स को कैसे कवर किया जाए, केस स्टडीज को कैसे कवर किया जाए। अगर हम ईथिक्स की बात करें तो ईथिक्स में जो मैंने कवर किया दोस्तों, जो इसमें मैंने लिखा है लेक्सिकॉन एंड सुब्बा राव, मैंने कैसे कवर किया, मैंने लेक्सिकॉन पढ़ी थी और सुब्बा राव पढ़ी थी, दोनों मैंने बेसिक्स के लिए पढ़ी थी। कैसे पढ़ी थी, मैंने लेक्सिकॉन को पढ़ा और सुब्बा राव को पढ़ा। और केस स्टडीज हमने कैसे करी, केस स्टडीज को हमने प्रैक्टिस किया, केस स्टडीज को डेली प्रैक्टिस किया। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको न्यूज़पेपर से क्या डेली आपको एक केस स्टडी को क्या करना है, फ्रेम करना है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है कि आखिर ऐसा अगर मैं सिविल सर्वेंट होता इस जगह तो ऐसा कहीं अगर दंगा हो रहा है तो मेरा रोल क्या रहता, क्या मैं उस दंगे को रोक पाता। तो ऐसे क्वेश्चन आपको फ्रेम करने कि आप खुद को वहाँ पर उस सिचुएशन में डालें, आप खुद को उस सिचुएशन में डालें कि अगर मैं इस जगह का एसपी होता, ऐसी सिचुएशन होती तो मैं उसको कैसे हैंडल करता। तो आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। आप एक फ्यूचर के आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपका डिसीजन बहुत मैटर करता है। तो आपको एक डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो कैसे मैं निकलता इससे। हमें क्या क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, क्वेट्स को कलेक्ट करें, एग्जाम्पल्स को कलेक्ट करें। जैसे रियल टाइम एग्जाम्पल हो, कैसा होना चाहिए दोस्तों, रियल टाइम एग्जाम्पल होना चाहिए जो बिल्कुल लगना चाहिए कि रियल है। मोरल डिलेमा आपको कलेक्ट करना चाहिए कि मोरल डिलेमा क्या होता है फ्रॉम द न्यूज़पेपर और बायोग्राफी से, फ्रॉम द न्यूज़पेपर और बायोग्राफी। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव होगी, और रिवीजन। दोस्तों जो नोट्स कैसे होने चाहिए, आपके नोट जो होने चाहिए बहुत क्रिस्प होने चाहिए।
जो दोस्तों आपके नोट जो होने चाहिए बहुत कंडेंस होने चाहिए। मतलब नोट्स ऐसा नहीं है नोट्स आपने इतनी मोटी कॉपी कर ली नोट्स की। नोट्स बहुत होने चाहिए, कंडेंस होने चाहिए और क्रिस्प होने चाहिए। और नोट जो होने चाहिए दोस्तों थीमेटिक बेस्ड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए नोट्स आपके? थीमेटिक बेस्ड होने चाहिए। आपके ऐसे नहीं है आपने कुछ भी बना लिया। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपके जो नोट्स कैसे होंगे? अगर आप पहले लेते किया, आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, किससे स्टार्ट कर रहे हैं? अगर आप एंशियंट इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका जो स्टार्ट होना चाहिए, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करें स्टोन एज देखें, स्टोन एज की थीम होगी। फिर चालकोलिथिक होगा, क्या होगा? सॉरी, स्टोन एज होगा, सॉरी, सबसे पहले क्या है दोस्तों, आप स्टोन एज देखेंगे। किसको देखेंगे? स्टोन एज देखेंगे। फिर मैसोलिथिक को देखेंगे। किसको देखेंगे? मैसोलिथिक को। फिर नियोलिथिक देखेंगे। तो ऐसे क्या होगा दोस्तों, आपको थेमेटिक बेस पर नोट्स बनाने, ऐसा नहीं है क्रोनोलॉजी कोई है नहीं, थीम बेस्ड आपके नोट्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? थीम बेस्ड नोट्स। क्या? कीप कंडेंस एंड थीमेटिक नोट्स फॉर ईच टॉपिक के लिए आपके थीम बेस्ड नोट्स होने चाहिए। अच्छा, आंसर राइटिंग को हम कैसे इंप्रूव करें? हाउ टू इम्प्रूव आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग के लिए क्या है दोस्तों, आप वैसे हमारा प्रोग्राम भी शुरू किया है हमने, आंसर राइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। फ्लेक्सिबिलिटी आप में उसमें बहुत है। और हम उस आंसर राइटिंग में 0 से शुरू कर रहे हैं और एडवांस तक ले जा रहे हैं। हम उस आंसर राइटिंग में 0 से शुरू कर रहे हैं और एडवांस तक ले जा रहे हैं। और हम उसमें बताने वाले हैं कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले आंसर राइटिंग के लिए क्या करना है, हमें जो 10 ईयर्स के जो मेंस के क्वेश्चन है उसको पढ़ना है, उसको एनालाइज करना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है, यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कैसे करता है। सारी चीज़ें हमें पहले समझनी है, फिर हमें धीरे धीरे स्लोली स्टार्ट करना है आंसर राइटिंग। सबसे पहले हमें स्टार्ट कैसे करना है, मान लीजिए आपने आज पूरे दिन में जो आपने पढ़ा उसको क्या करना है, आपको कॉपी पे उतार देना है, लिखना है, एक एक लाइन करके लिखना है। फिर ऐसे ही आप क्या करेंगे, फिर डायरेक्टिव देखें कि इस डायरेक्टिव्स का क्या मतलब होता है, एग्जामिन का क्या मतलब होता है, इवेल्युएट का क्या मतलब होता है, क्रिटिकल एग्जामाइन का क्या मतलब होता है। फिर आप डायरेक्टिव तो समझने की कोशिश करिए, फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, 1 क्वेश्चन पर डे, 2 क्वेश्चन पर डे, ऐसे। फिर आप जो है 20 क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट है फिर वो दीजिएगा। तो आपका स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और आपके पास अच्छा खासा कंटेंट होगा। अब रिवीजन कैसे किया जाए, हाउ टू रिवाइज द मटेरियल। तो उसको रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों, एक तो आपके जो शॉर्ट नोट होंगे आपके पास, तो ईजिली आप क्या है बहुत जल्दी रिवाइज कर लेंगे। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आपको एक तो मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत मल्टीपल क्विक रिवीजन बिफोर द मीन्स। तो मल्टीपल टाइम बाद रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप 1 पेज के नोट्स होंगे तो आपको जल्दी रिवीजन हो जाएगा, लेकिन नोट्स नहीं है तो आपको रिवाइज करने में दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स कीप शॉर्ट नोट्स या कीप कंडेंस नोट्स। आगे बढ़ें, ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कैसे करें, हम कैसे पता लगाएं कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट ले कैसे। एक तो दोस्तों जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जाता है वो इंटरेस्ट के ऊपर होता है, किसके ऊपर? इंटरेस्ट के ऊपर। दूसरा दोस्तों जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जाता है ग्रेजुएशन के ऊपर, जो आपका ग्रेजुएशन है। और तीसरा जो है ऑप्शन किससे लिया जाता है, जो आपका बैकग्राउंड हो। या दोस्तों ये तो हो गए 3, और चौथा ऑप्शनल ले सकते हैं दोस्तों कि जो पीवाईक्यू ट्रेंड है उसके ऊपर पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शनल सिलेक्ट कैसे करना चाहिए, मैंने 4 चीजें बताई कि ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। आपका जो भी इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में भी आपको इंटरेस्ट आता है तो अब आप वो ऑप्शनल ले सकते हैं। या दोस्तों आपने का जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हो, जो आपको अच्छा लगता हो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। या आपका किसी चीज़ में बैकग्राउंड हो तब आपका सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा और चौथा रीजन है दोस्तों, अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के PYQs देखें
सारे जितने भी ऑप्शनल पेपर हैं उनके PYQ देखें, और जिन क्वेश्चन को आप इजीली लगा पा रहे हैं तो आप उस सब्जेक्ट को ऑप्शनल ले सकते हैं, उस सब्जेक्ट को ऑप्शनल ले सकते हैं। तो ऑप्शनल उस सब्जेक्ट को लेना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप ऑप्शनल बिना इंटरेस्ट के ले रहे हैं, क्योंकि ऑप्शनल को जो पढ़ना पड़ता है दोस्तों, बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है, डेप्थ में ऑप्शनल को पढ़ना पड़ता है। अगर आप बिना इंटरेस्ट के ले लेंगे तो आपको क्या होगा दोस्तों, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तब आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें डेप्थ में तैयारी करनी है, डेप्थ में आपको पढ़ना है। तो बिना इंटरेस्ट के आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, और जो ऑप्शनल ही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ऑप्शनल ही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अगर ऑप्शनल में आपके नंबर कम रह गए तो आपका सिलेक्शन होना ना के बराबर है, इम्पॉसिबल सा है। तो ऑप्शनल जो है बिल्कुल सोच समझ कर डिसाइड करें, अपने इंटरेस्ट पे डिसाइड करें, अपने बैकग्राउंड पे डिसाइड करें, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे डिसाइड करें, PYQ का ट्रेंड देखें, उस पर डिसाइड करें। मैंने जो ऑप्शनल लिया था दोस्तों, मैंने अपने इंटरेस्ट पर लिया था। मेरा जो ऑप्शनल था दोस्तों वो था हिस्ट्री, इतिहास। क्या था? हिस्ट्री, इतिहास था। तो मैंने अपना इंटरेस्ट पे लिया था। तो सिलेक्शन जो होना चाहिए वो इंटरेस्ट बेस्ड होना चाहिए, ना कि अनइंटरेस्टेड बेस्ड। अगर आप अनइंटरेस्टेड ले लेंगे तो आपका सिलेक्शन होना ना के बराबर है। सिलेक्ट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, ग्रेजुएशन बैकग्राउंड एंड PYQ ट्रेंड। अच्छा, ऑप्शनल की फर्स्ट रीडिंग कब तक कर लेनी है दोस्तों? हमें ऑप्शनल की जो फर्स्ट रीडिंग है अगस्त 2026 तक। यहाँ 25 लिख गया, गलत हो गया, यहाँ पर भी 25 लिख गया, गलत हो गया दोस्तों, एक एरर आ गया है कि जो कंप्लीट हमें फर्स्ट रीडिंग कर लेनी है ऑप्शनल की, वो कब तक कर लेनी है? वो अगस्त 2026 तक। कब तक? अगस्त 2026 तक हमें कंप्लीट फर्स्ट रीडिंग कर लेनी है। किसकी? ऑप्शनल की। और हमें आंसर राइटिंग जो ऑप्शनल के लिए स्टार्ट करनी है वो कब तक करनी है? वो सितंबर 2026 से स्टार्ट करनी है। कब से? सितंबर 2026 से हमें जो ऑप्शनल की जो आंसर राइटिंग है वो स्टार्ट कर देनी है। कब से? वो करनी है सितंबर 2026 से। ऑप्शनल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वही डिसाइड करता है हमारा सिलेक्शन। आगे बढ़े। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? हाउ टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। मैंने जैसा दोस्तों आपको बताया कि नहीं है, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि आपके जो चारों पेपर होते हैं और 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, आपको 6 पेपर लिखने हैं दोस्तों। आंसर 6 पेपर्स में आंसर लिखने हैं, 4 और 2 6। तो अब आंसर हम लिखना कैसे शुरू करें? मैंने जैसे बताया दोस्तों, आपने मान लीजिए आज कुछ पढ़ा तो उसको आप बिल्कुल कॉपी पे उतार दीजिए, लिख दीजिए क्या क्या आपने पढ़ा। तो फिर धीरे धीरे आप डायरेक्ट टिप्स को समझिए कि आखिर क्रिटिकल एग्जामाइन क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, डिस्कस क्या होता है, क्रिटिकल एग्जामिन क्या होता है। तो सारी चीज़ों को आप सुनिए। तो आप क्या करिए, डेली एक क्वेश्चन लिखिए। क्या लिखिए? डेली 1 क्वेश्चन पर GS पेपर, यूज प्रीवियस ईयर पेपर। और सबसे पहला जो काम मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आपको 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन है उनको एनालाइज करना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। और आप टॉपर्स की कॉपीज भी देख सकते हैं। आप टॉपर्स की कॉपीज देख सकते हैं कि उन्होंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको कैसे लिखा है। और आप क्या कर सकते हैं, एक आंसर डेली लिख सकते हैं, या आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या फुल लेंथ GS फॉर ऑप्शनल के लिए। और जैसा आपको बताया है मैंने दोस्तों, हमारा भी आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है। वो उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो 2027 का क्या दे रहे हैं, अटेम्प्ट देने वाले हैं, या वो बिल्कुल नए एस्पिरेंट हैं, उनके लिए ये आंसर राइटिंग का प्रोग्राम बहुत बेनिफिशियल हो रहा है, बहुत बेनिफिशियल है। और हमारा अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। जहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ तक हम आपको आंसर राइटिंग में पहुँचाएंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स एंड मेंस डेप्थ। करंट अफेयर्स को हम कैसे कवर करें? हाउ टू रीड करंट अफेयर्स फॉर मेंस। मैं बता चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू कवर करंट अफेयर्स फॉर मेंस। तो मेंटेन द टॉपिक वाइज डिजिटल और फिजिकल फाइल। GS 1 से लेके GS 4 की जो हेडिंग है उसको कवर करिए, न्यूज़पेपर के साथ इंटीग्रेट करिए, PIB को पढ़िए, और जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं उनको देखिए।
स्टेज 3 पर आ गए दोस्तों। हमने स्टेज 2 देख ली, अब हम स्टेज 3 पे आ चुके हैं। प्रीलिम्स, प्रीलिम्स को कैसे कवर किया जाए दोस्तों, हम प्रीलिम्स कैसे निकालें। 3 पे आ चुके हैं दोस्तों, स्टेज 3 प्रीलिम्स मोड में आ चुके हैं। जो प्रीलिम्स मोड चलेगा दोस्तों, अब हम प्रीलिम्स मोड में आ चुके हैं, जो जनवरी 2027 से मई 2027 तक चलेगा। स्टेज 3 क्या है दोस्तों, प्रीलिम्स फोकस मोड। अब हम प्रीलिम्स फोकस मोड में आ चुके हैं, जो जनवरी 2027 से जो कब तक चलेगा, मई 2027 से चलेगा प्रीलिम्स मोड। जो जनवरी 2027 से मई 2027 तक चलेगा। तो सबसे पहले हमें रिवीजन प्लान कैसे रखना है, हम रिवाइज कैसे करें, हाउ टू रिवाइज। मैंने इनिशियली आपको बताया था, जब मैंने फाउंडेशन बिल्डिंग की थी तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी, एनसीईआरटी पढ़ी होगी। आपने जब फाउंडेशन बिल्डिंग की तो उसमें एनसीईआरटी पढ़ी होगी आपने। तो हम उसको रिवाइज कैसे करें, रिवाइज जीएस एंड सीसेट नोट्स मल्टीपल टाइम। जो आपने जीएस के जो नोट्स बनाए होंगे और जो सीसेट के नोट्स बनाए होंगे, आपको उसका मल्टीपल रिवाइज करना है। आपको जनवरी से स्टार्ट कर देना है मल्टीपल रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है। और मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया है कि रिवाइज कैसे करें, हाउ टू रिवाइज मटेरियल को रिवाइज कैसे किया जाए। तो जब मैं प्रीलिम्स मोड में आता था तो मेरा क्या तरीका था, मैं आपको बता दे रहा हूं। मैंने क्या किया, रिवाइज कर लिया तो मैं क्या करता था, मैं टेस्ट सीरीज लगाता था। मान लीजिए आज मैंने पॉलिटी की टेस्ट सीरीज लगाई, तो उसमें कितने थे दोस्तों, उसमें 100 क्वेश्चन होते थे। कितने, 100 क्वेश्चन होते थे। आज मैंने टेस्ट सीरीज लगाई, 100 क्वेश्चन होते थे। मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, मैंने मान लीजिए 16 क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए, 16 क्वेश्चन मेरे क्या हो गए, ठीक हो गए। और जो 40 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन ठीक और 14 क्वेश्चन क्या हो गए, मेरे रॉन्ग हो गए। तो मैं क्या करता था, 16 क्वेश्चन को मैं छूता नहीं था, ना मैं उनका एक्सप्लेनेशन देखता था ना कुछ। जो 40 क्वेश्चन होते थे दोस्तों, 14 क्वेश्चन को क्या करता था, मैं 14 क्वेश्चन को जो टॉपिक थे जो मुझे नहीं मालूम है उनको मैं रिवाइज ज्यादा करता था, मल्टीपल टाइम रिवाइज करता था। तो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम। और जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक मटेरियल है, अब प्रीलिम्स स्पेसिफिक मटेरियल क्या हो सकता है, अगर आप कोई भी कोचिंग की जो प्रीलिम स्पेसिफिक मटेरियल होता है, जैसे पीटी 365 होती है, पीटी 365 है या उड़ान है, तो ऐसी जो है दोस्तों, आप उन मटेरियल को ले सकते हैं, आप क्विकली रिवीजन कर सकते हैं जो प्रीलिम स्पेसिफिक मटेरियल्स होता है। अब मैंने जैसे बताया, मॉक टेस्ट की बात करते हैं। मैं जो बिलीव करता था कि कम से कम जो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन देने चाहिए हमें प्रीलिम से पहले कितने, 10 के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। कितने, 10,000 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए। अब 10,000 क्वेश्चन कितने हो गए, 100 टेस्ट सीरीज। कितनी, 100 से 120 जो है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, और 20 जो है सीसेट पेपर की हमें टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। 120 से ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, जीएस की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, और 20 क्या है, हमें सीसेट के पेपर की जो टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। और हमें एनालाइज करना चाहिए हमारी जो मिस्टेक है, और रिवाइज करना चाहिए जो वीक एरियाज है। हमें अपनी मिस्टेक को एनालाइज करना है, और जो वीक एरिया है उसको क्या करना है, जो वीक एरिया है उसको रिवाइज करना है। स्टैटिक प्लस करंट इंटीग्रेशन फॉर एवरी करंट अफेयर्स, रिवाइज स्टैटिक पोर्शन फ्रॉम एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक। हमें करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहिए, और जो स्टैटिक पोर्शन है, जो स्टैंडर्ड बुक से हमने पढ़ा है वो रिवाइज करें, और जो एनसीईआरटी है दोस्तों उसको भी रिवाइज करना चाहिए। आगे बढ़ें, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। हम आ चुके हैं दोस्तों स्टेज 4 पर। हम स्टेज 4 पर आ चुके हैं। प्रीलिम्स हो चुका है, मई में प्रीलिम्स हो चुका है। अब हम स्टेज 4 पर चल रहे हैं, जो चलेगा जून 2027 से सितंबर 2027 तक। जो कब चलेगा दोस्तों, जून 2027 से सितंबर 2027 तक चलेगा। अगर हमारा मेंस कब होता है, मेंस अगर हमारा सितंबर में होता है, तो जब तक हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें क्या करना है, जीएस इंटेंसिव रिवीजन करना है। अब जीएस इंटेंसिव रिवीजन कैसे होगा, जीएस इंटेंसिव रिवीजन के लिए जितने भी जीएस के पेपर हैं, जैसे मैंने आपसे 4 डायरी बनवाई थी, कितनी,
4 डायरी बनवाई थी, तो एक जीएस पेपर 1 की बनवाई थी, जीएस पेपर 2 की बनवाई थी, जीएस पेपर 3 की और जीएस पेपर 4 की। जो सारी डायरी हैं आपको मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करना है। क्या करना है? मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करना है। रिवाइज द जीएस 1 से 4 तक नोट्स, और जो प्रीवियस ईयर के जो मेंस के क्वेश्चन है उसको आपको ट्रेंड देखना है कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी लास्ट 10 ईयर में उसने पूछे हैं हमसे मेंस से रिलेटेड। हम मेंस पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस एटलीस्ट 20 फुल लेंथ जीएस मॉक टेस्ट। तो कम से कम दोस्तों 20 से 30 जो है आपको मेंस से पहले प्रैक्टिस करके जाने। क्या मॉक टेस्ट 20 से 30 तो मैं कम बता रहा हूं, लेकिन 20 से 30 इनफ होते हैं। लेकिन मैं जब लिख के गया था तो दोस्तों 45 मॉक टेस्ट को लिख के गया था। कितने? 45 मॉक टेस्ट लिखे थे। मेरी जो उंगलियां थी दोस्तों वो सूज जाती थी। मैंने 45 मॉक टेस्ट लिखे थे। इज ऐसे प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर ऐसे को कैसे प्रिपेयर किया जाए, ऐसे को दोस्तों ऐसे को प्रिपेयर कैसे किया जाए? प्रैक्टिस 1 ऐसे पर वीक, जो पर वीक ऐसे फिलोसफिकल हो फैक्चुअल हो, आपको 1 ऐसे पर वीक क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। यूज बैलेंस स्ट्रक्चर, आपको बैलेंस स्ट्रक्चर करना है। इंट्रो आपको एक अच्छा इंट्रो रखना है, और जो अनाउंसमेंट हो उसमें अच्छी अनाउंसमेंट हो, बॉडी अच्छी हो, और कंक्लूजन हो विद एग्जाम्पल। जो क्वेश्चन बहुत अच्छा होना चाहिए ऐसे के अंदर दोस्तों। अगर हम इथिक्स की बात करें तो इथिक्स में क्या है? आपको फोकस करना है एग्जाम्पल के ऊपर। जो एग्जाम्पल्स हों वो रियल लाइफ से हों, एडमिनिस्ट्रेशन से हों, करंट अफेयर से हो, और आपको जो केस स्टडीज है उसको डेली प्रैक्टिस करना है। केस स्टडीज को क्या करना है दोस्तों? आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। ऑप्शनल इंटेंसिव, अगर हम ऑप्शनल इंटेंसिव की बात करें, ऑप्शनल को मेंस के लिए कैसे कवर करें? ऑप्शनल को मेंस के लिए कैसे कवर करें दोस्तों? रिवाइज नोट एटलीस्ट 3 टाइम। जो ऑप्शनल का जो मटेरियल है उसको कम से कम 3 टाइम्स रिवाइज करें। मैंने जो टाइम रिवाइज किया था दोस्तों 4 टाइम रिवाइज किया था अपना जो ऑप्शनल है उसको। और कम से कम दोस्तों इसमें 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लिखी है। मैंने कम से कम 25 जो टेस्ट सीरीज है, 25 जो फुल लेंथ टेस्ट है बिफोर द मेंस एग्जाम, मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी। तो कम से कम आप 10 to 15 फुल लेंथ जो ऑप्शनल मॉक टेस्ट हैं उसकी प्रैक्टिस करें। स्टेज 5 पे आ चुके हैं। हमारा जो लास्ट स्टेज है दोस्तों स्टेज 5, इंटरव्यू प्रिपरेशन अक्टूबर 2027 से मार्च 2028 तक। हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें? हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आप अपडेटिंग रहें, जो करंट अफेयर्स है उससे अपडेटेड रहें, मल्टीपल न्यूज़पेपर को पढ़ें और ऑप्शनल रिलेटेड डेवलपमेंट को देखें, और मॉक इंटरव्यू दें विद सीनियर मेंटर। आपने देखा होगा बहुत सारे मॉक इंटरव्यू चलते हैं, वो दें। और जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल है उसको इम्प्रूव करें, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, आर्टिकुलेशन को इम्प्रूव करें, और अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर काम करें दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों गोल्डन रूल्स थ्रू आउट द जर्नी, आपका जो गोल्डन रूल्स बताने की कोशिश करता हूँ, जो मेरी जर्नी में सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ें यूज की। जो गोल्डन रूल्स क्या हैं दोस्तों? फॉलो द सिलेबस को फॉलो करें, जैसा मैंने बताया। पीवाईक्यू को फॉलो करें। पीवाईक्यू देखें कि क्वेश्चन ट्रेंड कैसे आया है, मतलब क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, ट्रेंड क्या है, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। और शॉर्ट नोट्स बना के रखें, नोट्स बनाएं, फिर उसका रिवीजन करें, फिर प्रैक्टिस साइकिल, फिर इसी प्रैक्टिस को दोहराते रहें। क्या करें? पीवाईक्यू देखें, नोट्स बनाएं, फिर उसका रिवीजन करें। 3 टियर नोट्स होने चाहिए। कैसे? 3 टियर नोट्स होना चाहिए। आपके पास क्लास नोट्स होने चाहिए, कंसोलिडेट शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, और लास्ट मिनट बुलेट पॉइंट होना चाहिए। 3 टाइप के आपके पास नोट होना चाहिए। 3 टायर नोट्स होना चाहिए। 3 टायर नोट्स का मतलब क्या है? आपके पास क्लास का मटेरियल होना चाहिए, कंसोलिडेटेड शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, और 1 पेज का क्या होना चाहिए? लास्ट मिनट आपके पास बुलेट पॉइंट होने चाहिए। आपके पास लास्ट मिनट बुलेट पॉइंट होने चाहिए। और कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी, बैड डे स्टडी इज स्टिल बेटर देन नो स्टडी। कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी, बैड डेज स्टडी इज स्टिल बेटर देन नो स्टडी। तो दोस्तों ये था मेरा
2027 में जो अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए मास्टर प्लान था। अगर दोस्तों आपको मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं, और फीडबैक आए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग, स्टे फोकस। बाय बाय, थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।